So you have seen the Core Ultra 9 का रिव्यू. Well, I know I am kind of late, लेकिन बहुत सारे BSOD के बाद I am here to give you the proper TLDR of the Intel का latest flagship, the Core Ultra 9 285K. So 12 Gen, 13 Gen and 14 Gen में सिमिलर सॉकेट यानी कि LGA 1700 देने के बाद इस साल इंटेल ने अपने लेटेस्ट जनरेशन के डेस्कटॉप CPUs के साथ बहुत कुछ चेंज कर दिया है. सबसे पहले तो इंटेल ने नाम ही चेंज कर दिया है. उन्होंने डिसाइड किया है कि उनका जो डेकेड ओल्ड यानी कि 10 साल से भी पुराना नेमिंग स्कीम था, यानी कि Core i5, Core i7, Core i9 में जो i नाम का प्रीफिक्स था, ये उस i को हटाकर अल्ट्रा कर देंगे. Which is why 12th, 13th and 14th के बाद अभी जब 15th जेन के Core i5, Core i7 and Core i9 लॉन्च होने चाहिए थे, इंटेल ने लॉन्च कर दिए हैं इंटेल Core Ultra Series 2. In other words, Intel Core Ultra 200S. S मतलब डेस्कटॉप. अब यहाँ पे 200S का जो 2 है ये डिनोट करता है जनरेशन को, एंड फिर 85 का मतलब है Ultra 9, the 65 would mean Ultra 7 and 45 is indeed Ultra 5. Also with the launch of these brand new Core Ultra Series 2 CPUs, Intel ने न्यू सॉकेट के साथ नए चिपसेट वाले बोर्ड्स भी लॉन्च किए हैं. यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जहाँ आप पहले 12th जेन के LGA 1700 मदरबोर्ड्स के अंदर बायोस को अपडेट करके 13 जेन के CPUs, इवन 14 जेन के CPUs को रन कर सकते थे, यानी जो इंटरकंपैटिबिलिटी आपको 12th जेन, 13 जेन एंड 14 जेन के अंदर मिलती थी, वो इस बार के लेटेस्ट CPU के अंदर नहीं मिलेगी, क्योंकि एज आई इन्फॉर्म्ड यू अर्लियर, यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ है फ्रेश मदरबोर्ड्स का along with the aforementioned new CPU socket, namely the LGA 1851 socket. Again, ये Ultra Series 2 के CPUs सिर्फ इन्हीं new 800 सीरीज के मदरबोर्ड्स के साथ में ही काम करेंगे. Also, I am legit hoping कि ये जो new 800 सीरीज के मदरबोर्ड्स हैं, ये आपको कुछ फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी भी ऑफर कर पाएं, क्योंकि if that doesn't happen and God forbids Intel decides to change the socket again अगले ही साल, it is surely going to cause some backlash in the PCMR community. खैर, लिल वेन ने कहा था कि I am prepared for the worst but still praying for the best. तो वही करते हैं. Also, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गेट सब्सक्राइब्ड अभी के अभी, बिकॉज इंडियन गैजेट अवार्ड्स आने वाला है एंड इट इज गोइंग टू बी वन फिनोमिनल इवेंट एंड वी वुड नॉट लाइक यू टू मिस इट. So get subscribed and stay tuned for all the upcoming updates and of course all the data that we're trying to give you over here. ऑलराइट, तो मैंने आज की स्टोरी के लिए दो कंप्यूटर्स बनाए हैं. एक है Core Ultra 9 285K वाला पीसी, दूसरा है i9 14 Gen 14900K वाला पीसी. यहाँ दोनों ही ओपन एयर टेस्ट बेंचेस में हमने लेटेस्ट विंडोज 24H2 को इंस्टॉल किया है. दोनों में ही हमने सेम Kingston Fury 6400 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड की रैम का इस्तेमाल किया है. डिस्क्लेमर, दीज रैम स्टिक्स आर नॉट द फेमस QDIM स्टिक्स. दीज आर योर स्टैंडर्ड येट हाई फ्रीक्वेंसी DDR5 रैम स्टिक्स. SSD में अगेन वी हैव गॉन विद द Kingston Fury 2TB of Gen 4 solid state drive, and for the GPU I went with the very powerful AMD Radeon RX 7900 XT. Cooler and PSU के लिए Deepcool has stepped in with their products and I have got to tell you कि इनके जो liquid coolers हैं, they are genuinely very nice in terms of cable management, because this LD360 right here, इसके तीनों फैंस daisy chained हैं, तो इसमें एक वायर से आप इन तीनों को पावर कर सकते हैं एंड एक दूसरे सिंगल वायर से आप इनकी RGB को कंट्रोल कर सकते हैं. प्लस यस, ये आउट ऑफ द बॉक्स Ultra 9, Ultra 7 एंड Ultra 5 सिस्टम्स के साथ यूज करने के लिए फुली कंपैटिबल भी हैं. आपको अलग से कोई भी ब्रैकेट्स मंगाने की जरूरत नहीं है. ऑल्सो इफ यू इंस्टॉल देयर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, तो आप यहाँ पे इसके डिस्प्ले पर CPU के वाइटल साइंस यानी कि इसके टेम्परेचर्स को, यूजेज को एंड पावर ड्रॉप वगैरह को मॉनिटर भी कर सकते हैं. लास्टली अ बिग शाउट आउट टू MSI, बिकॉज हमने दोनों सिस्टम्स के अंदर यानी कि Core Ultra 9 एंड Core i9 सिस्टम्स के अंदर हमने MSI के मदरबोर्ड्स का ही यूज किया है. एंड इनके जो लेटेस्ट Z890 मदरबोर्ड्स हैं, दीज आर वेरी गुड मदरबोर्ड्स फॉर एनीवन हु इज ट्राइंग टू बिल्ड देयर ओन PC खुद से. एज यहाँ पे they have really simplified the method of building a PC. For example, जो 8 पिन प्लस 8 पिन के EPS कनेक्टर्स आपको टॉप लेफ्ट पे मिलते हैं मदरबोर्ड्स के अंदर, which by all means are extremely hard to reach, MSI ने उनको शिफ्ट कर दिया है towards this very much open area for better accessibility and easy building process. And overall building process को और easy करने के लिए they have also given an absolute tooless mechanism to install your solid state drives as well. बाकी यहाँ जो IO है, वहाँ पे आपको दो थंडरबोल्ट के पोर्ट्स मिल जाते हैं एंड वायरलेस कनेक्टिविटी के अंदर यहाँ पे Wi-Fi 7 एंड Bluetooth 5.4 भी अवेलेबल है. Also have a look at this कि यहाँ अब आपको Wi-Fi के कनेक्टर्स को स्क्रू इन करने की नीड नहीं है, as these connectors are now magnetic and can easily be attached and detached. तो सारा माल अपना फ्लैगशिप है एंड जो मेन डिफरेंस डराइविंग फैक्टर है वो CPUs ही हैं.
अब इन CPUs के स्पेसिफिकेशंस को देखें तो हियर इज एन इमेज एंड यहाँ आप देख पाएंगे कि जो i9 4900 के है, यहाँ पे वी हैव गॉट 16 एफिशिएंसी कोर्स प्लस 8 हाइपर थ्रेडिंग इनेबल्ड परफॉर्मेंस कोर्स, व्हिच बाय द वे गिव्स यू अ टोटल ऑफ 24 कोर्स एंड 32 थ्रेड्स। वहीं Core Ultra 9 285 के में देखें तो यहाँ भी सेम ही कॉन्फ़िगरेशन ऑफर होता है ऑफ 8 P कोर्स एंड 16 E कोर्स, बट विदाउट एनी काइंड ऑफ हाइपर थ्रेडिंग, thus leading to a total of 24 कोर्स एंड 24 ही थ्रेड्स। अब थोड़ा और होमवर्क की बात करें तो दी एंटायर लाइनअप ऑफ द Core Ultra सीरीज टू CPUs ऑफर करते हैं NPUs को, तो AI रिलेटेड टास्क में यहाँ पे क्लियरली इन नए CPUs को एडवांटेज मिलने वाला है। उसके अलावा जो नया है वो क्लियरली है इसका इंटरनल लेआउट डिजाइन। इस बार इंटेल एक टाइल बेस्ड अप्रोच को लेके आया है, मतलब कि कंप्यूट टाइल अलग है, GPU टाइल अलग है, IO टाइल अलग है, एंड देयर इज आल्सो अ फिलर टाइल, जो कि मुझे एक होप देता है कि क्योंकि इसका लीगो जैसा चिपलेट डिजाइन में कुछ स्पेस खाली है तो शायद तक आप इस सेम CPU के अंदर थोड़ी अपग्रेड्स कर पाएं, एंड दैट्स व्हाई आप सेम मदरबोर्ड को यानी कि Z890 या 800 सीरीज के मदरबोर्ड्स को फ्यूचर के अंदर भी यूज कर पाएं। इन सिंपलर टर्म्स, क्योंकि CPU के अंदर एक फिलर टाइल है तो स्केलेबिलिटी पॉसिबल है, एंड क्योंकि फिजिकल बाय दैट आई मीन एक्सटर्नली, इफ द CPUs remain the same then ideally they will use the same socket and thus the chances of using the same motherboards for the next generation would really increase. But then वो कल की बात है, because Intel ने अभी कहा है कि इनके जो Core Ultra Series 2 के CPUs हैं ये एफिशिएंसी में काफी ज्यादा अच्छे हैं, तो वही let's now check it out. Now यहाँ मैंने टेस्टिंग स्टार्ट की with running Cinebench 2024 without any GPU, and it is here that I noticed कि Intel के जो claims हैं कि Ultra 9 CPU comparatively less power draw करता है, वो क्लेम सच में स्पॉट ऑन है। As while running the 10 मिनट का बेंचमार्क लूप, यहाँ Ultra 9 सिस्टम्स के अंदर टोटल पावर ड्रॉ was 340 वॉट्स, वहीं पे i9 के सिस्टम ने कंज्यूम किया 395 वॉट। सो क्लियरली ये Ultra 9 लगभग 50-55 वॉट कम ही कंज्यूम करता है when kept under max load। ऊपर से what you will see as a trend in this video कि जहां पर भी सिंथेटिक बेंचमार्क्स की बात आती है वहां पे Core Ultra 9 क्लियरली 14 जेन के i9 को बीट कर देता है। अच्छा, यहाँ पे ओनली CPU वाले पावर टेस्ट के बाद में I plugged in the big guns and installed the AMD Radeon RX 7900 XT GPU into both the computers just to have a redundant power draw results, and इस बार with the discrete GPU installed I ran the extreme level synthetic tools यानी कि Cinebench 2024 का 10 मिनट का लूप alongside the Furmark 2 in the background, and यहाँ भी similar results मैंने नोटिस करे, as जहाँ पे i9 system was drawing 745 watt out of the wall, वहीं पे Ultra 9 remained at 690 watts. Again, the redundant number of 55 watt made its return. Now इन दोनों टेस्ट के रिजल्ट्स के बाद में काफी क्लियर है कि when under full load ये Ultra 9 CPU लगभग 50 to 55 watts कम ही कंज्यूम करता है when compared to the last gen Intel Core i9 CPU. But what about gaming? उसमें पावर कंजम्पशन का सीन क्या है? Well, for that I ran Ghost of Tsushima at very high preset 1440p का रेजोल्यूशन, एंड सारी डायनामिक स्केलिंग को मैंने यहाँ पे ऑफ कर दिया था just to have a clear apples to apple comparison of power drawn from the wall. And surprisingly 4900K ने पुट आउट करे 138 FPS का ओवरऑल एवरेज by drawing 565 watts. वहीं when I replicated everything on the Ultra 9 system, it consumed a mean of 500 watts, giving out an average of 137 FPS. यहाँ जहाँ परफॉर्मेंस में आपको मार्जिन ऑफ एरर का डिफरेंस देखने को मिलता है, वहीं पावर डिफरेंस was in the vicinity of 55 to 65 watts. तो yes, when Intel says कि ये जो CPUs हैं वो लेस पावर ड्रॉ करते हैं while keeping the performance identical, it surely is true. बट क्या ये 55 वॉट से लेकर 65 वॉट का डिफरेंस एक सिग्निफिकेंट नंबर भी है? When systems are already consuming in the range of around 550 watts, is 10% really that big of a difference? Let us know about your thoughts in the comment section below. By the way, यहाँ पे हमने सारे ही टेस्ट को एक्सटर्नल पावर मॉनिटर के साथ में टेस्ट किया है, जो कि टोटल पावर ड्रॉन एंटायर सिस्टम की कितनी होती है फ्रॉम द वॉल की इंफॉर्मेशन आपको देता है। ऑलराइट, अब ये तो पता है कि डेफिनेटली एफिशिएंट है, बट व्हाट अबाउट द रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस एंड ऑफ कोर्स गेमिंग का सीन क्या है? पहले गेमिंग से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आई हैव टेस्टेड 7 games at full HD का resolution and graphical preset set to the absolute lowest. To give you some context, ऐसे resolution को डाउन करके and settings को डाउन करके एकदम lowest पे कर देने से आपका जो GPU है वो maximum amount of frames को render कर पाएगा, and then we will know कि which CPU can handle सबसे ज़्यादा frame rates. सबसे पहले यहाँ पे I ran GTA 5 and यहाँ both the machines gave me an exact identical score of 188 FPS. अगला गेम जो मैंने यहाँ पे ट्राई किया वो था Shadow of the Tomb Raider and यहाँ i9 के स्कोर्स थे 277 FPS
वहीं अल्ट्रा 9 ने स्कोर किया 270 FPS। ब्लैक मिथ वुकोंग के अंदर भी आपको इंटरनल बेंचमार्क मिल जाता है, तो अगला मैंने उसी को रन किया एंड यहाँ भी हमें मार्जिन ऑफ एरर वाला ही स्कोर देखने को मिला। नेक्स्ट अप आई हैव गॉट Cyberpunk 2077 एंड i9 स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 205 FPS का एवरेज, वहीं पे अल्ट्रा 9 गेव मी अ टोटल एवरेज ऑफ 193 FPS। Valorant में आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बिगर जंप एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई फाउंड, जहां पे i9 में इट वाज एबल टू गिव मी अ टोटल आउटपुट ऑफ 631 FPS, वहीं पे अल्ट्रा 9 ऑलमोस्ट गिव मी 100 FPS लेस at 534 FPS. Next in line was Forza Horizon 5 and यहाँ 4 FPS का अंतर आया। i9 scored a total of 327 FPS and the Ultra 9 scored a total of 323 FPS. Next in line was Ghost of Tsushima and again the scores were in the margin of error as यहाँ पर भी हमको 1 FPS 2 FPS का ही अंतर देखने को मिला। Again I'm sure कि there must be games out there जहाँ पे आपको Core Ultra 9 ज़्यादा परफॉर्मेंस पुट आउट करके देगा, बट in our selection of games तो यहाँ पे आपको काफी मार्जिन ऑफ एरर का ही डिविएशन देखने को मिला है एंड जहाँ पे हमने मार्जिन ऑफ एरर नहीं देखा वहां पे तो क्लियरली Intel Core i9 4900K gave out better results in comparison to the Ultra 9 285K. So not so much excitement happening over here for the 285K in terms of gaming. Then I also went ahead and ran a few synthetic and production based benchmarks and it is here you will notice कि yes, even though gaming के अंदर Core Ultra 9 was not able to put out superiority, लेकिन theoretically these chips are actually better than the last generation। क्योंकि यहाँ पे जब भी आप synthetic benchmarks को चेकआउट करते हैं you will consistently see कि जो Core Ultra 9 का CPU है वो consistently आपको better scores put out करके देता है। Even in the Procyon का Adobe Premiere Pro benchmark। So I'm gonna be honest, if money is the least of your concern and Premiere Pro is your only job and all you will do is use Premiere Pro day and night, तो yes, the Core Ultra 9 would make sense because otherwise Core Ultra 9 285K का इंडिया का प्राइस है in the upwards of 60,000 rupees। वहीं जो लास्ट जन का फ्लैगशिप Core i9 4900K है उसका प्राइस चल रहा है 45,000 रुपीस का। तो क्लियरली प्राइस टू परफॉर्मेंस के हिसाब से टीम ब्लू के ही अंदर 14th gen का i9 makes a lot more sense क्योंकि A it is 15,000 rupees cheaper and B performance is काफी close to the 285K। वहीं गेमिंग की बात कर लें तो AMD has legit taken over the world by their X3D chips and they are seriously unmatched। तो फिर क्या है? What is the Ultra 9 285K? Well, I will give you the controversial yet काफी sensible answer. The Core Ultra 9 285K या the Core Ultra की पूरी entire series in itself is a step in a new direction। ये वैसा ही step है जो कि AMD ने आज से approximately 7 साल पहले Ryzen के साथ में लिया था and Apple ने M1 के साथ में लिया था। क्योंकि yes, clearly यहाँ पे initial days के अंदर बहुत सारे blue screen of death के issues थे which now seems to have gone away। फिर 24H2 OS के अंदर आपको यहाँ पे performance mode को भी on करना पड़ता है। Yet everything considered, this new no hyper-threading वाला tile-based Ultra 9 285K manages to somehow outperform the very famous monolithic design वाला flagship i9 4900K all while consuming less power। एक नटशल में देखते हैं तो sure, it is fine, but then it is only fine। Intel still needs to work on this tile-based approach and take on Team Red maybe in the next generation। बाकी अभी के लिए तो it's a very novelty product which is getting overshadowed by a lot of competition present in the current market unless Intel के official statement सही निकल जाएं। As apparently Intel is looking forward to making changes in the BIOS and even some tweaks in the operating system to make इसका gaming performance better। क्योंकि otherwise गेमिंग के अलावा बात करते हैं तो डेफिनेटली ये ऑलरेडी बेटर है, लेकिन गेमिंग के अंदर श्योरली रूम फॉर इंप्रूवमेंट एग्जिस्ट करता है, बट वो सारे क्लेम्स अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, तो जब वो चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगी वी विल श्योरली लेट यू नो। एंड दैट्स इट, दिस वाज टुडेस वीडियो। थर्मल जो परफॉर्मेंस था इनका वो हमने आपको दिया नहीं है बिकॉज दे वर बोथ परफॉर्मिंग इन द सेम आइडेंटिकल रेंज। बाकी व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द इंटेल का लेटेस्ट अल्ट्रा 9 285K? लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर एंड पीस आउट।